नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंस एकेडमी में। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम हैंड स्कल्पटिंग कैसे करना है ZBrush के अंदर मैं वो दिखाऊंगा। हैंड ब्लॉकिंग से लेकर हैंड्स की फॉर्म, फैट पैड्स, बोन्स एंड बेसिक मसल स्ट्रक्चर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैं यूडेमी में फुल कोर्स लॉन्च किया है ZBrush में, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक, और फिगरेटिव स्कल्पटिंग कैसे करना है उसमें पूरा दिखाया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ और उसके साथ डिस्काउंट कूपन भी है, आप उसको यूज़ करके आप डिस्काउंट पे उस कोर्स को खरीद सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई भी मॉडल अगर आपको स्कल्प्ट करना है तो उसके लिए आपको उस मॉडल को फॉर्म वाइज, प्रोपोर्शन वाइज अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जनरली हम आई का हेल्प ही ले लेते हैं और फॉर्म्स को समझ लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमें कोई और सॉफ्टवेयर में ऐसे जाकर रफली फॉर्म्स को विजुअलाइज करना पड़ता है। तो मैं फोटोशॉप में इस हैंड को ओपन किया है एंड उसे जस्ट हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली प्रोपोर्शंस क्या होता है, अगर आप यहाँ पर हाथ का मॉडल देखते हो तो इसमें हम फिंगर्स का जो मेजरमेंट है, मिडिल फिंगर का जो मेजरमेंट है उसको मेजर किया है। वो जो फिंगर का मेजरमेंट बना है उसको लेकर अगर मैं हाथ को मेजर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगर जितना लंबा है वहाँ से उतना लंबा मेरी पाम या हथेली का साइज़ है। तो ये रिलेटिवली हम मेजर करते हैं साइजेस को, जिससे मॉडल सही बन सकती है। तो प्रोपोर्शन सही है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे कितने बेसिक फॉर्म्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से मॉडल कर पाए। तो मेरे सामने एक सिंपल सा पैच है जो आप देख सकते हैं, एक टेपर्ड रेक्टेंगल है, ठीक है। और जब मैं टेपर्ड रेक्टेंगल रखा, फोर आर्म से लेकर टिप ऑफ द फिंगर्स तक एक सिंपल सा शेप है। इसके एडिशन में आप दोनों साइड्स में देख सकते हो क्या साइड्स में एक्सट्रूड हो रही है, मतलब दोनों साइड्स में क्या क्या एक्सट्रूड हो रही है। पिंकी फिंगर, जो छोटी फिंगर होती है ना, उसको पिंकी फिंगर बोलेंगे, तो उधर साइड कितना एक्सट्रूजन है। और इंडेक्स और थंब का जो शेप है उसका भी एक रफली फॉर्म देख लो। तो ये आपकी हैंड की रफ ब्लॉकआउट है, ठीक है। हैंड ऐसा कुछ हो सकती है। इसके अलावा आप ये फॉर्म देखेंगे, थोड़ा और ब्रेक डाउन किए हैं। हथेली का और फिंगर्स का ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो ना। तो नीचे, उसके नीचे जो ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की जो पैच है वहाँ पे एक टेपर्ड शेप अचीव हुआ है। इसके बाद फोर आर्म में थंब फिंगर के साइड में स्ट्रेट लाइन है और पिंकी फिंगर के साइड में हल्का सा एक कर्वेचर है। तो ये रफली हमारी जो हाथ का प्रपोर्शंस है और ये एडिशनल फॉर्म्स है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आपको ब्लॉकिंग आसानी से बन जाती है। तो ये जो फिंगर्स है क्लोज है, एक फिंगर दूसरे फिंगर से काफ़ी नज़दीक है, टाइट है। तो हम मॉडलिंग जब करते हैं हम ऐसा टाइट फिंगर्स में कर नहीं पाते हैं, तो हम फिंगर्स को दूर रखना पड़ता है। तो अगर फिंगर्स दूर है तो कुछ ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगर्स दूर रखने के बाद आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। वो होती है आपकी जो फिंगर्स के बीच में जो गैप है। काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी होती है कि फिंगर्स के बीच में जो गैप होती है वी शेप में होती है, ये उनकी मानना है। लेकिन एक्चुअली फिंगर्स ऐसे वी शेप या ऐसे बॉक्स शेप में स्प्लिट होते हैं यहाँ पर। क्योंकि फिंगर्स जब ऐसा दूर स्प्लिट होते हैं तो उनको इधर साइड मूव होना चाहिए और इधर साइड मूव होना चाहिए। यहाँ पे लूज स्किन होती है, जैसे आप कोई लिजर्ड्स में भी देख सकते हो ऐसा स्किन स्ट्रेचिंग फीचर। और एक बात यहाँ पर, ये जो काफ़ी लोग समझते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट रहती है, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन कंप्लीटली आर्क शेप में होती है। ऊपर भी आपको वही आर्क शेप देखना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप फिंगर्स की साइज़ देखते हो तो फिंगर्स की साइज़ टिप से लेकर जॉइंट तक अगर मैं मेजर करता हूँ और ये नखल से या ये जॉइंट से ये जॉइंट तक मैं मेजर करता हूँ, सिमिलरली ये जॉइंट से ये जॉइंट यहाँ पर होती है। क्योंकि आप जब फिंगर बेंड करते हो तो ये आपकी बेंड एरिया होती है, क्योंकि यहाँ पे बोन होती है ऐसा। तो अगर आप इस चीज़ों को मेजर करेंगे तो आप देख सकते हो ये वाला फिंगर बोन लंबा है, इससे थोड़ा छोटा ये बोन आती है और उससे थोड़ा छोटा ये बोन आती है। तो आपको इन साइजेस को भी फिगर आउट करना पड़ता है। और थंब में काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे दो ही बोन्स रहते हैं, वैसा नहीं है। ये हमारा जो तीसरा जो है यहाँ पर होती है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट होती है ये, बल्कि ये चार फिंगर्स जो होते हैं इनके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होते हैं। तो इसे हम पिंकी फिंगर बोलते हैं, इसे रिंग फिंगर, इसे मिडिल फिंगर,
इसे इंडेक्स एंड इसे थंब फिंगर बोलते हैं। तो इन प्लेसमेंट्स को अगर समझ पाएंगे तो अच्छी खासी ब्लॉकआउट यहाँ पे बन सकती है। मेरे पास ये साइड व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाथ कुछ ऐसे बेंड हो रही है। तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है और नीचे की तरफ फोर आर्म देखेंगे तो थोड़ा एंगल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है हमारे प्रीवियसली जो इमेज में हम स्टडी किए हैं उसमें ये ब्लू वाला हिस्सा और ये वाला सेम है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिप दिख रही है, एंगल चेंज होते नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको कर्वेचर दिख रही है। तो आपको हथेली का ऊपर का जो हिस्सा है स्ट्रेट है और नीचे वाला हिस्सा जो थंब का हिस्सा है तो आप वहाँ पे थंब बना लेंगे ऐसा कुछ, एंड देन आपको फिंगर्स आ जाते हैं यहाँ पर। अभी हम जी ब्रश में है, यहाँ पर हम ब्लॉकिंग कर लेते हैं। तो मैं इस मॉडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब टूल में जाकर इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं साइड व्यू से फोर आर्म के लिए ऐसा कुछ पोजीशन करने वाला हूँ। और यहाँ पर बेंड कर्व लेकर हम कुछ पॉइंट्स पे वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और फिर मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मुझे इस मॉडल को ये एंगल में रखना है। अगर आप सिमेट्री का उपयोग करते हैं टॉप व्यू में भी आप इसको थोड़ा वाइड कर सकते हैं हमारे जो इमेज स्टडी की है उसके अनुसार। फिर इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मूव ब्रश का यूज़ करता हूँ और सिमेट्री बंद करके हल्का सा इस तरफ पुल करता हूँ और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा आर्क रहेगा और ये वाला लाइन स्ट्रेट रहेगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके इसे एक फिंगर का शेप देता हूँ। इसमें हम बेंड कर्व डिफॉर्मर का उपयोग करते हैं। तो हम डैम स्टैंडर्ड ले लेंगे और यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग ये एंगल में होना चाहिए। तो ऊपर थोड़ा सा नकल के लिए उठा दिए, लेकिन जो नीचे जो क्रीज बनती है उसे ये एंगल में देना है। और नकल यहाँ पर है, फिर काफ़ी आगे ये क्रीज रहेगी और सेंटर वाला क्रीज तो एब्सोल्युटली नकल के नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ साइजेस के साथ प्ले करना है। जैसे कि इसे मुझे थोड़ा खींचना है मुझे। जैसे मैं बताया कि साइजेस इस तीनों के अलग अलग होते हैं। तो मैं क्विकली डायनामिश करता हूँ इसको। डायनामिश रेजोल्यूशन अगर आपको लगता है सफिशिएंट नहीं है, कम है, ज़्यादा है, तो आप इस पर एक बार चेक कर सकते हो। 48 है तो मैं एक 70 तक देता हूँ इसके रेजोल्यूशन। रफली इसको स्मूथ कर देते हैं और इसे हम और एक बात यह है कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा वाइड कर देंगे फिंगर की रफ शेप देने के लिए। एंड हम डुप्लीकेट टूल से इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो सब टूल में जाना है और यहाँ पे इसे डुप्लीकेट करना है। तो ये जितना हमारी हथेली है उतना ही लंबा आपको यहाँ पर इसे रखना पड़ता है, इतना अंदर। तो ये हमारी जो रेफरेंस है उसमें ये सेंटर रहेगा इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर। फिर इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, सिमेट्री बंद करना है और इसे रोटेट करना है। हम इसको स्केल डाउन करते हैं, फिर इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे पोजीशन करेंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो फोरआर्म है उसको मैं ध्यान में रखते हुए इस फिंगर को
यहाँ पे लेकर आता हूँ और इसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर बाद में हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसे स्केल कर देते हैं। और ये जो टेपरिंग होने के बाद ये वाला फिंगर काफ़ी बाहर आना चाहिए। ये फिंगर थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे। थोड़ा रिलैक्सिंग इफेक्ट लेकर आने के लिए आप इस फिंगर को थोड़ा ऊपर रखेंगे, इसे थोड़ा ग्रेजुअली आप नीचे कर सकते हो। थोड़ा हाथ बहुत लूज और रिलैक्सिंग लगेगी। फिर इसे हम डुप्लीकेट करेंगे और इसे हम रोटेट करते हैं ताकि ये साइड व्यू को देख पाए। तो मैं सिमेट्री बंद करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ, तो यहाँ पर जैसे मैं बताया था कि ये बोन यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर हम इसे नीचे की तरफ रोटेट और मूव कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर बाद में आप ये हथेली का जो मैश है आप इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो रफली आपकी हाथ ब्लॉकआउट हो चुकी है। अगर आप सामने की तरफ कोई डिटेल्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फैट पैड होती है और यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है। 3 फैट पैड्स रहेंगे यहाँ पर, जिससे आपकी जो हाथ की जो फॉर्म है यहाँ पे बनेगी। तो उसके बारे में और डिटेल हम एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल हम इस मॉडल को ब्लॉकिंग के लेवल तक, जैसे मैं बताया था, इतना ही करेंगे। फिर बाद में स्कल्पटिंग करने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। तो ये जो मॉडल्स है हम इसे हाइड करना या डिलीट करना कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल उसे हाइड करना ही है। और यहाँ पर जो ब्लेंड होना चाहिए डिटेल्स की, तो जब चीज़ों को समझते हो तो बहुत आसानी से मॉडल्स अच्छी तरह से बनेंगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रही है। एक बार मॉडल ब्लॉकिंग होने के बाद हम इसे मर्ज करके स्कल्पटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सब टूल के अंदर काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस है। इसमें कुछ पीसेस को हम हाइड कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो एक स्फीयर थी और एक फिंगर थी। बाकी सब मॉडल्स को यहाँ पर आपको एक अरेंज कर लेना है एक साथ। फिर इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मर्ज करते हैं। मर्ज डाउन टूल यूज़ कर लेता हूँ या मर्ज विजिबल भी आप कर सकते हो। मर्ज विजिबल करने से ये मॉडल कॉपी बन के बाहर आएगी। तो मैं मर्ज विजिबल करता हूँ जिससे यहाँ पर पूरी मॉडल वन पीस होके यहाँ पर आ जाएगी। इसमें जो मॉडल्स इनविजिबल थे वो यहाँ पर मर्ज नहीं होंगे। तो एक बार ये डिटेल आ जाती है, ये पीस आ जाती है, तो पॉलीफ्रेम ऑन कर लो। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलीफ्रेम में पूरा मॉडल एक जैसा ही है। तो पॉली ग्रुप्स में ऑटो ग्रुप्स कर लीजिए, जिससे आप यहाँ पर एक एक पार्ट ऑफ द मॉडल को एक एक पॉली ग्रुप असाइन कर सकते हो। ऐसा असाइन करने के बाद मैं रफली फिंगर्स का रेजोल्यूशन, पाम का या फोर आर्म का जो रेजोल्यूशंस है तो वो अलग अलग है। तो मुझे जिसके पास हाईएस्ट है उसका रेजोल्यूशन लेना है। तो ज्योमेट्री में जाऊँगा और डायनामेश में पिकर टूल रहेगी, इसको लेकर फिंगर्स में जो रेजोल्यूशन है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे 144 रेजोल्यूशन आ रही है, तो मैं रफली 180 लेता हूँ और डायनामेश कर देता हूँ ताकि ये पूरा वन पीस हो जाती है। मैं क्ले बिल्डअप ब्रश यूज़ करता हूँ मोस्टली, एंड रेजोल्यूशन बहुत कम कर लेते हैं ताकि जो भी स्कल्पटिंग होती है बहुत सटल होती है। तो फिंगर्स को हम बेंड कर दिए एंड यहाँ पर आराम से आप यहाँ पे स्कल्पटिंग कर सकते हैं। तो ये जो बोनी लैंडमार्क्स जो होते हैं वो एक्चुअली बोन्स नहीं होते, वो टेंडन्स होते हैं। ठीक है, मसल में आपको सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम टेंडन बोलेंगे और लाल वाला हिस्सा होता है उसे हम बेली ऑफ द मसल या बॉडी ऑफ द मसल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बोन नहीं है, ये एक्चुअली टेंडन होती है। और ये जो टेंडन है रस्सी जैसा है और इसकी एक्चुअल मशीन यहाँ पर होती है या मसल की जो बॉडी होती है फोरआर्म में होती है। तो यहाँ से आपको मसल पुलिंग होती है और यहाँ पे फिंगर फोल्डिंग होती है।
तो यहाँ पे मसल की बॉडी नहीं होती है। तो ये जो 3 फिंगर्स हैं, ये 3 फिंगर्स एक जगह पे आके ऐसे मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, और यहाँ पे ब्लेंड भी होना ठीक रहेगा। और यहाँ पर आपको रफली एक मसल की बॉडी होती है, और यहाँ पर आपको मसल की बॉडी होती है। तो आप ऑल्ट लेके मसल्स को निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये लाइन थोड़ा क्रॉस हुआ ऐसा लगता है तो आप मूव ब्रश को यूज़ करते हुए इसे आप थोड़ा स्ट्रेट कर सकते हो। आप बीच बीच में डायनामिश कर सकते हो। एंड और एक चीज़, ज़्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से स्कल्पटिंग में थोड़ी लैग आ सकती है, तो कम रेजोल्यूशन में ही काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग्स ये लेवल पे हम नहीं करते हैं, जस्ट बड़े बड़े फॉर्म्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये जो नकल्स होते हैं, नकल्स का जो मेन डिटेल है आप उसको अचीव कर लो। मैं तो मेरी फिंगर को भी रेफ़र करते रहता हूँ ताकि एक अच्छी सी रेफरेंस के साथ करने में आपको मदद मिलेगी। हम ये जो स्किन की जो स्ट्रेच है, ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन की जो स्ट्रेच है आप इसके ऊपर काम करेंगे यहाँ पर। जितने भी नकल के फॉर्म्स होते हैं आप उस फॉर्म्स को अचीव कर लो। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा नीचे तक ये क्रीज लेके जाना है, और यहाँ पर आपको मेनली थंब में इसे ऐसे डिप करना है, क्योंकि थंब की जो एंगल होती है इस तरफ होती है। यहाँ पर आपको इसे स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब मॉडल को डिफरेंट एंगल्स में देख के जज करो। स्कल्प्टर्स को यहाँ पर सिल्हूट देखने की आदत होती है, इसमें फॉर्म्स की जजमेंट सही बैठेगी। इसे सिल्हूट बोलते हैं, या सिंपल भाषा में हम शैडो बोलेंगे। तो ये सिल्हूट्स को आप देख के हाथ कैसा है जस्ट फिगर आउट कर लो। ज़्यादा एज्ड हाथ बनाएंगे तो ज़्यादा मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है हाथों में फैट कंटेंट कम होते जाएगी, और बोन्स का जो लैंडमार्क्स है वो क्लियरली दिखना शुरू करती है। तो एज फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी हाथ के स्कल्पटिंग में। और जहाँ तक पाम की जो बात है, वहाँ पर आपको फैट पैड्स पे थोड़ा ध्यान देना है, जिससे ये अच्छी सी वॉल्यूम्स बनते नज़र आएगी।
आप पॉलीगन्स को पार्शली हाइड कर सकते हैं पॉलीग्रुप रहने की वजह से। और यहाँ पे जैसे फॉर्म्स की मतलब घुमाते हुए आप जब देखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको जजमेंट बैठेगी। तो आप मॉडल में क्या गलतियाँ है वो आप फिक्स कर सकते हो। जैसे बोल रहा था मूव टूल का यूज़ करने की जो बात हो रही थी, मूव टूल से मूव किया ना तो कभी कभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है, क्ले बिल्डअप यूज़ करना है। तो मैं घुमाते हुए देख रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको काफ़ी लोगों को व्यूपोर्ट नेविगेशन कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं जैसे हर बार मॉडल को कैसे घुमा रहा हूँ या कैसे नज़दीक या दूर जा रहा हूँ, इसमें उनको एक रिजिडनेस रहती है। इसमें मॉडल्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो व्यूपोर्ट नेविगेशन का मैं काफ़ी वैल्यू करता हूँ। देखिए मैं ऐसा घुमा रहा हूँ और फॉर्म्स में कहीं ना कहीं कुछ खामियां नज़र आ रही है। ऐसे जब होता है तो मैं प्रेफरेबली क्या करता हूँ, मूव टूल से इसे ब्लर करके फिर मास्किंग में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लर मास्क लेके इसे ब्लर कर देता हूँ। काफ़ी अटेम्प्ट्स में ब्लर करने के बाद फिर यहाँ पर ये करता। एक्चुअली वो थोड़ा वीक लग रहा है वहाँ पे। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो, एक सिटिंग में मॉडल अच्छी नहीं बनती है। तो आपको क्या करना है, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद फिर आके उसके ऊपर काम करना है। तो मेन यहाँ पे क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी या फैट पैड की वॉल्यूम नहीं बन रही थी। ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा था। इसके लिए हम लाइंस टू अर्ली नहीं डालते, लेकिन विजुअली मुझे क्या बोलते जब मॉडल करते तो अच्छा दिखना चाहिए व्यूअर्स को। तो कुछ लाइंस जल्दी डाल दिया मैं, क्योंकि मेकिंग प्रोसेस देखते वक्त एंगेजमेंट नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसके लिए काफ़ी लोग मेकिंग रियल टाइम में नहीं दिखाते हैं। कंप्लीटेड वर्क देखते हैं तो वाव फैक्टर आती है, लेकिन जब बनाते समय देखते हो तो उतनी कनेक्शन नहीं बैठती है, मतलब उसकी वैल्यू थोड़ा कम ही लगती है। तो इसके लिए किसी के सामने काम बनाना है तो काफ़ी आर्टिस्ट प्रेफरेबली अवॉइड करते हैं। तो एक सिटिंग में मॉडल को मत देखो, एक ब्रेक लेके फिर उसको देखो, जजमेंट बैठेगी कि उसमें क्या इश्यूज है। ठीक है, ये तो चलती रहती है। एंड हाथ बेसिकली अभी इतने फोल्ड्स तो किए, जनरली ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गॉडली फिगर करते हैं तो सिंपल फॉर्म्स पे ध्यान देना है। हाथ की जो फॉर्म है उसका जो फॉर्म क्या है, ये रिंकल्स एंड फोल्ड्स गॉडली फिगर्स में जचता नहीं है। लेकिन फिंगर्स की साइजेस, फिंगर्स की या पाम की फॉर्म्स, जो फैट पैड्स होते हैं या नकल्स के फॉर्म्स होते हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिंगर्स थोड़ा गुड लुकिंग रहेंगे। ये वर्क अगर आप करते हो, इसके बाद आप फोकस करेंगे स्टाइलाइजेशन के ऊपर कि थोड़ा गॉडली फिगर्स कैसे होते हैं, थोड़ा फ्री फॉर्म कर्व्स के तरह होते हैं। स्पेशली ब्रास के मूर्तियाँ या पंचर धातु के मूर्तियाँ अगर देखते तो उसमें एक फ्लो होती है। तो वो फ्लो स्टाइलाइजेशन जो होती है उस पर सेकेंड लेवल पे फोकस करना है। तब आपके हाथ भी एक फेस की तरह है जो पूरी बॉडी के इमोशन को कन्वे करती है। तो हाथ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं फिगरेटिव स्कल्पटिंग में। भगवान की मूर्ति बनाते हो एंड मूर्ति बनाते समय आपको मतलब हाथ में अगर कोई भी मतलब मिस्टेक्स है तो पूरी मूर्ति गड़बड़ दिख सकती है। तो हाथ का इंपॉर्टेंस उतना है। थोड़ा भी इमोशन कन्वे करती है हाथ, गुस्सा है या सेरेनिटी है, शांत बोलते हैं ना। तो जो भी इमोशन आपको कन्वे करना है, हाथ का भी रोल उसमें रहेगा। हाथ का रहेगा, शोल्डर्स का रहेगा, फेस का रहेगा, पोस्चर का रहेगा। इसमें जो इमोशन कैरी करवाते हो वो कैरी होगी। तो हाथ को जितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो उतना आपके मॉडल्स में लाइफ आएगी। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए।
अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड मेरे एफर्ट्स का जो देखिए, मैं कोई भी क्यों करता है वीडियोस, या अभी मैं ये कंटेंट कर रहा हूँ, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, एंड मेरे साथ आप भी। अगर मैं सब्जेक्ट को बंद डब्बे में रखूँगा तो मेरे पास ही रहेगा, मैं मॉडल्स करके भी मनी बना सकता हूँ। शेयरिंग कर रहा हूँ नॉलेज, एंड आपको भी इसको एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट ये है कि लोग अपना वर्क सीक्रेट्स को दबा के रखते हैं। इससे क्या होती है, दूसरा जगह से जो नॉलेज आने वाला है वो बंद हो जाती है। ऐसा किस्से है मेरे पास कि एक वन ऑफ द फ्रेंड उसके वर्क सीक्रेट शेयर नहीं करता था, तो इमीडिएटली मेरे को भी वही फीलिंग आती है कि मैं इसको क्यों दिखाऊं। तो ऐसा मत करो, जो भी आप नॉलेज गेन करते हो उसको शेयर करो। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे दूसरा कोई और करेगा, या पे तो आपकी रिलेशन खराब हो गई ना। तो कंटिन्यूसली आप उसको शेयर करते रहो, आपकी नॉलेज आपकी एक सर्कल बनाओ। फाइनली जो आपके जगह से स्टील नहीं करने वाली जो चीज़ है ना, वो स्किल है। टूल नॉलेज ले लेगा आपका फ्रेंड, लेकिन आपके प्लेस में, आपके हाथ में जो स्किल है ना, वो नहीं लेके जा सकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कितना भी टेक्नोलॉजी आया, जो स्किल होती है, जो आर्ट होती है आपके अंदर, वो किसी के मतलब काफ़ी सालों का मेहनत करेंगे तो ही वो अचीव कर पाएगा आपका स्किल। तो उस पर फोकस कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम फेसबुक पे पेज शेयर करते हैं वो यूट्यूब में नहीं कर सकते। तो मैं कुछ पोस्ट है तो मैं वहाँ पे शेयर करने की प्रेफर करता हूँ। कोई जॉब नोटिफिकेशन है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, है ना। फेसबुक अलग तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, और यूट्यूब अलग तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो मेरे पूरे जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको फॉलो कीजिए। मैं उसके लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। एंड मेंबरशिप वीडियोस भी रहते हैं जो सब्सक्राइब, जो मेरी रेंस एकेडमी के जो होम पेज है उसमें जाकर अगर क्लिक करते हैं, मतलब यूट्यूब में मेरा चैनल नेम आती है ना, सब्सक्राइब और चैनल नेम, वहाँ पे क्या करो, चैनल पे क्लिक करो। ओपन होने के बाद वहाँ पे ज्वाइन बटन आती है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, एंड जो लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं ना, करना चाहते हैं ना, तो मेरे को कॉल करते हैं, तो मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ, काफ़ी रीजंस है उसके। तो मैं क्या करता हूँ, 1-2-3 दिन वेट करके मैं आपको एक डेमो सेशन का लिंक सेंड करता हूँ। वहाँ पे मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा। 1-on-1 फ़ोन कॉल्स में कुछ इश्यूज़ है, इसके लिए मैं डेमो सेशन से ज़्यादा ये एक इंटरेक्टिव सेशन होती है, तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारे इश्यूज़ को मैं एड्रेस करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो जस्ट हाई मैसेज व्हाट्सएप में सेंड करो, एंड 3-4 दिन के टाइम में मैं एक डेमो सेशन प्लान करता हूँ, मतलब वीकली एक समझ लो। तो एक डेमो सेशन प्लान करता हूँ, वहाँ पे मैं आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, ठीक है ना। यूडेमी का कोर्स भी है, उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूडेमी कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क होती है। यूडेमी में आपको जस्ट वीडियो देख के सीखना पड़ता है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन चाहिए, मेरे से पर्सनल रिलेशन मेंटेन करना है, सो दैट आपको आगे जाके कुछ क्वेरीज की या कुछ चैलेंजेस की प्रॉब्लम आती है तो बात करने की जो रिलेशन बढ़ती है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस से बढ़ती है। या डायरेक्टली आप यूडेमी करके आप कोर्स कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन में शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे ज़रूर आप वीडियोस को लाइक करके चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।